जिसका करंट सिचुएशन में सबसे ज्यादा फायदा है, दैट इज ओशा, यूरोपियन एजेंसी फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। यूरोपियन कुछ कंट्रीज ये स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वर्क सेफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का सेफ्टी स्टैंडर्ड है, ये वहाँ का लीगल स्टैंडर्ड है। अगर हम इन स्टैंडर्ड को फॉलो करें तो हमारे पास हमारी कंपनी में इम्प्रूवमेंट होगी, यानी हमें इनका इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने का फायदा मिलेगा। ना फॉलो करें तो हमारे ऊपर कोई कानूनी दबाव नहीं है, हमें अपने कानूनी स्टैंडर्ड पूरे करने हैं। ये करने हैं उन कंट्रीज को जिनके स्टैंडर्ड हैं, लेकिन क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड बेकार हैं, पुअर हैं, या उतने इफेक्टिव नहीं है जो हर कंडीशन में फॉलो हो पाए, तो हम फिर ये बाहर के स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं ताकि हम अपने स्टैंडर्ड पूरे कर पाए इनको देख के, जिसे हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ बेंच मार्किंग। तो एक कंपनी है दूसरी कंपनी को देख के सीखे, उनकी इंप्रूवमेंट के स्किल्स को देख के खुद इंप्रूव हो। हम स्टार्ट से लेकर यूरोपियन कंट्रीज की, अमेरिकन स्टेट्स की बेंच मार्किंग करते हैं, चाहे वो कोई भी पर्सपेक्टिव फील्ड हो, सेफ्टी हो या कोई और फील्ड हो। ओके जी, आईएसओ भी बिल्कुल इसी तरह है। आईएसओ इटसेल्फ एक सर्टिफिकेशन है। आईएसओ है ही इसी गर्ज के लिए, कंपनीज इस स्टैंडर्ड को फॉलो करें, इसकी सर्टिफिकेशन हासिल करें। इसीलिए कंपनीज जो है वो आईएसओ की सर्टिफिकेशन करती हैं। और आईएसओ को फॉलो करना भी कोई कानूनी स्टैंडर्ड नहीं है, फॉलो करेंगे तो फायदा है कंपनी का। और आईएसओ को फॉलो करने से कंपनी को डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए आईएसओ को कंपनीज फॉलो करती हैं टू गेन दोज बेनिफिट्स। मेन बेनिफिट है मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाती है, मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूव हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको अभी तक क्लियर हो गया है कि मोरल, लीगल, फाइनेंशियल रीजंस क्या है सेफ्टी फॉलो करने के? ये तीन रीजंस क्लियर है? यस यस सर। जी सर। ओके, अब आप जी क्लियर है। कानूनी स्टैंडर्ड और गुड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड में फर्क समझ चुके हैं? यस यस सर। लीगल कंप्लाइंस को फॉलो करना आपके लिए अब कोई मुश्किल बात है? नहीं। दैट्स गुड। ओके, उसके बाद है हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशंस। हम इस कोर्स में जो पढ़ेंगे जनरल पढ़ेंगे, लाजमी नहीं है जो इस कोर्स में जिस तरह लिखा हुआ है आपकी कंपनी में उसी तरह होता हो, क्योंकि इस कोर्स का मकसद है सिस्टम्स को समझना, चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल पे समझना। फिर अगर वो आपकी कंपनी में उस तरह नहीं हो रही है तो उस तरह लेके जाना ताकि इंप्रूवमेंट हो। ठीक है जी, करना अपने काम अपनी कंपनी के कल्चर के मुताबिक ही है। जैसे हमने इंश्योरेंस कंपनी समझा, उसमें कुछ एग्जाम्पल थे, इंश्योर्ड कोस्ट, अनइंश्योर्ड कोस्ट। अब आप किसी से कंपनी में लड़े कि ये निबोज की किताब में लिखा हुआ है कि ये अनइंश्योर्ड कोस्ट है, हमारे पास इसकी इंश्योरेंस हो रही है, कैसे हो रही है? या ये निबोज की किताब में लिखा हुआ है ये इंश्योर्ड कोस्ट है, हमारी इंश्योरेंस कंपनी इस कोस्ट की इंश्योरेंस नहीं करती, ये क्यों? इस तरह आपने नहीं करना है, क्योंकि लाजमी नहीं है जो इस कोर्स में लिखा हुआ है वही होता हो। ये जनरल कोर्स है, ये आपको सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट देता है, बताता है चीजें किस तरह होती हैं। ये नहीं बताता कि जो इसमें लिखा हुआ है वही पत्थर पे लकीर, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट आपका आपका क्लियर रहेगा तो ही इस कोर्स को आप सही पढ़ पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे। ओके, हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन क्या करता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इसमें ऑर्गेनाइजेशन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से। सर ये आवाज सही नहीं आ रहा आपका। बाकी सबको आवाज सही आ रही है? सर आपकी आवाज से नहीं आ रही, वो पता नहीं हमारे पास मसला नहीं, है। आवाज नहीं आ रही है सर, कट रहा है। नहीं क्लियर नहीं है आवाज, कट कट हो रही है। वॉइस का इशू है सर जी। अब अभी सही ब्रेक आ हो रही रही है? है आवाज। अभी सही आ रही है? अभी बेहतर है। जी सर अभी तो बिल्कुल जी, सही आ रही है। अभी बीच में बोल रहा हूँ सर। काफी टाइम से हो रहा बीच था में ऐसा, कट गई। मैं समझ रहा था कि मेरे पास मसला है शायद। ओके, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। आवाज अभी तो सही आ रही है ना? जी जी सर अब ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ओके। ठीक है। अब सही आ रही है। ओके,
ओके, एक्सरसाइज 1.3, हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कौन क्या करता है, कौन किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है, ये सेफ्टी के, हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। फिर इसके अंदर इस टॉपिक में ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट्स होती हैं, एक होती है टॉप मैनेजमेंट जो बहुत सबसे ऊपर के लोग हैं, फिर है मिडिल मैनेजमेंट जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लोग हैं, फिर उसके बाद होती है लोअर मैनेजमेंट जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या उनके लीडर्स हैं, जिन्हें हम फोरमैन कहते हैं। तो ये डिफरेंट मैनेजमेंट्स हैं, हर मैनेजमेंट का दूसरी मैनेजमेंट को चलाना काम है। टॉप मैनेजमेंट चलाती है मिडिल मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट चलाती है लोअर मैनेजमेंट को। ठीक है जी। तो हर किसी की सेफ्टी, हर मैनेजमेंट की सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये भी हम समझेंगे कि टॉप मैनेजमेंट में किस टाइप के लोग आते हैं, कौन से डेजिग्नेशन आते हैं, मिडिल मैनेजमेंट में किस टाइप के डेजिग्नेशन आते हैं, किस टाइप के लोग आते हैं कंपनीज में। ये जनरली हम समझेंगे, लाजमी नहीं कि आपकी कंपनी में उसी तरह हो रहा हो। और लोअर मैनेजमेंट में किस तरह के लोग आते हैं और उन सब की सेफ्टी रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं अलग अलग मैनेजमेंट की। अच्छा, लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका हेल्थ एंड सेफ्टी से क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी सर, ताल्लुक है। जी क्या सर, ताल्लुक बिल्कुल है? ताल्लुक है। जैसे सर, जैसे आपने कहा कि टॉप मैनेजमेंट का ये ताल्लुक होता है कि वो जो है स्ट्रिक्ट रूल्स जो है वो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय करवाए। ठीक है। टॉप मैनेजमेंट के अंदर अगर हमारा जैसे एचएससी क्रू का बंदा है, अगर हेल्थ एंड सेफ्टी में ऑफिसर हमने रखा हुआ है, तो वो सर टॉप मैनेजमेंट में आता है। ओके। सर, एम्प्लॉयर जो है वो पॉलिसी देता है और सीनियर डायरेक्टर और टॉप मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्शंस देती हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंडिकेट करती हैं। और सुपरवाइजर्स वगैरह और जो स्पेशलिस्ट आगे होते हैं सेफ्टी ऑफिसर्स वगैरह, ये इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं साइड पे हम्म, जस्ट। उन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की। यस, फॉर मेक श्योर टू health and safety management system is working properly at workplace. ओके। They make sure. ओके, एनीवन एल्स? हेल्थ एंड सेफ्टी की मैनेजमेंट का और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या ताल्लुक है? सर मैनेजमेंट का काम है कि पॉलिसी जो है वो देना कि इस पॉलिसी के तहत जो है वो काम करना है। और अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रही है तो उनसे उनका रिस्क असेसमेंट, पिछला एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें टॉप मैनेजमेंट के का जो बंदा होता है सेफ्टी का, वो चेक करता है कि ये सेफ्टी पे काम कर चुके हैं या नहीं। ये उनका टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। बाकी उसके नीचे जो होते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे सेफ्टी काम कर रही है या नहीं कर। हम्म। तो काम जो सेफ्टी इम्प्लीमेंट जो करवाते हैं तो वो उसकी का कोई इंस्पेक्टर हो गया या फिर कोई मैनेजर वगैरह, वो उधर काम करवाते हैं। ये फिर आ जाते हैं। और टॉप मैनेजमेंट का काम यही है कि वो पॉलिसी देते हैं और उस पे काम करवाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो। यस। यस। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही। जी, एक्चुअली होता ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो सिस्टम जो होता है ना, एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम, उसको डेवलप करती है। डेवलप करने के बाद जो मिडिल मैनेजमेंट होती है वो उसको क्या करती है कि वो उसको अपना देती है इंस्ट्रक्शंस, या जितने भी रिसोर्सेज होती है ना, वो मिडिल सिस्टम डेवलप हो गया, मिडिल मैनेजमेंट को उन्होंने कन्वे कर दिया, फिर वो आगे जो है उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज जो है ना अलोकेट करती है, जो नीचे वाले जो होते हैं जिसमें आपके सुपरवाइजर्स या एचएससी ऑफिसर्स आ गए, फिर वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम। ये होता है टॉप टू, मतलब जो बॉटम लेवल पे एक सिस्टम जो ये हिरार्की चलती है। हम्म। क्या हो अगर इस हायरार्की में जैसे टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट को चला रही है, मिडिल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को चला रही है, क्या हो अगर इस मैनेजमेंट्स के अंदर सेफ्टी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा ना किया जा रहा हो, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा?
नंबर सर ऑफ एक्सीडेंट एक्सीडेंट्स इंक्रीज जो हैं होंगे। वो बढ़ रहे होंगे, साथ साथ जो है वो मिसहैप्स बढ़ रहे होंगे, जिसकी वजह से जो है वो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, मॉरल डिक्लाइन हो रहा है। एक्सीडेंट इंक्रीज होंगे, इन्फोर्समेंट एक्शंस हो सकते हैं, आपकी रेपुटेशन मार्केट में ख़राब हो सकती है, वर्कर का टर्नओवर कार्ड बढ़ सकता है, सो मेनी थिंग्स। ओके, यानी मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी। फाइनेंशियल जी, यानी मैनेजमेंट का फाइनेंशियल लॉ डायरेक्ट ताल्लुक रेस्पॉन्स फुलफिलमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से है ना, मैनेजमेंट का ताल्लुक। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि जो है ना जितने भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उसकी रिपोर्ट जो है अपर मैनेजमेंट को मूव हो रही होती है, तो बेसिकली वो उसी के तहत जो है वो चेक और री इम्प्लीमेंट जो करवाना हो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ओके, सर सीनियर मैनेजमेंट जो होती है वो प्लान करती है, उससे फिर नीचे वाले डू, ये वही साइकिल हो गया पीडीसीए साइकिल वाला। अब एक्चुअली क्या है कि हेल्थ एंड सेफ्टी है इंसानों के लिए, ऑब्वियसली एसेट्स के लिए भी है, क्योंकि एक्सीडेंट से एसेट्स को भी नुकसान होगा, तो एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करना है सेफ्टी अरेंजमेंट से, तो वर्कर्स को भी करना है। पर जहाँ तक वर्कर्स की बात है या एसेट्स को प्रोटेक्ट करने की बात है, बिजनेस रन लोग मिलके करते हैं, मैनेजमेंट भी लोगों से मिलके बनती है, कल्चर भी लोगों से मिलके क्रिएट होता है, रूल प्रोसीजर्स भी लोग मिलके फॉलो करते हैं, बनाने वाले भी लोग होते हैं, फॉलो करने वाले भी लोग होते हैं। तो हर चीज का बुनियादी ताल्लुक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही है। अगर कोई भी पर्सन अपनी जिम्मेदारी सेफ्टी की नहीं समझता और पूरी नहीं करवाता, तो उसके हिस्से का काम नहीं होगा, उसके हिस्से का काम नहीं होगा या लेस इफेक्टिव काम होगा। अगर उस फॉर सपोज उसके हिस्से का काम नहीं होगा या लेस इफेक्टिव होगा, तो उससे सेफ्टी की मैनेजमेंट एक तो वीक होगी, एक्सीडेंट्स इंक्रीज होंगे, और डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस जो है मोरली फाइनेंशियली लीगली कंपनी फेस कर रही होगी। यानी अगर किसी सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, एक कंट्री की भी अगर हम बात करें, गवर्नमेंट लेवल पे भी बात करें, कि अगर कानूनी स्टैंडर्ड्स जो है लोग हर डेजिग्नेशन का पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी से पूरी करे, तो वो चीज़ वो मैनेजमेंट इफेक्टिव बन जाती है। यानी मैनेजमेंट का इफेक्टिव या लेस इफेक्टिव होना रिस्पॉन्सिबिलिटी से डायरेक्ट कनेक्शनशिप, उससे डायरेक्ट कनेक्शन है, रिलेशनशिप डायरेक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूज होंगी, मैनेजमेंट लेस इफेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल होंगी, मैनेजमेंट भी इफेक्टिव बनेगी। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सपोज नहीं फॉलो हो रही, उसके हमने कॉन्सिक्वेंसेस समझे कि ये सब उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की। अब आपने एसेस कर लिया, समझ लिया कि हमारे वर्क प्लेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मीट होती हैं, टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज बना देते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट पूरी नहीं करवाती है, और जो मिडिल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट है वो उन प्रोसीजर्स को, सेट ऑफ पॉलिसीज को पूरा नहीं करती। उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, उसके बारे में आपकी क्या सजेशन है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, उसके बारे में आपकी क्या सजेशन है? सर एक्चुअली पहली बात तो ये कि सब दोस्तों से मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पास आपकी आवाज़ कट रही है या सबके साथ? नहीं, आवाज आवाज कट रही ठीक है, ठीक आ रही है। नहीं नहीं, आपकी आवाज ठीक कट आ रही रही है। है। ये सबके पास मसला आ रहा है मेरा भाई, मसला आ रहा है। ये सबके पास आ रहा है? हाँ, ये सर की आवाज कट रही है। अच्छा अच्छा, मैं मसला है। एक सेकंड, मैं क्वेश्चन अगेन करता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने, अब मेरी आवाज सही आ रही है? जी अभी ठीक है। अभी ठीक है? जी सर। ठीक है। ओके है। ठीक है। ओके जी। क्वेश्चन ये है कि हमने समझ लिया कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं होंगी तो मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं बनेगी, क्योंकि लोग ही हैं जो पॉलिसीज बना रहे हैं, फॉलो करवा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी। और लोग ही अगर उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे या उस तरीके से फॉलो नहीं करेंगे चीज़ों को, तो मैनेजमेंट कैसे इफेक्टिव हो सकती है, एक्सीडेंट्स कैसे कंट्रोल हो सकते हैं, मॉरल लीगल फाइनेंशियल रीजंस कंपनी फेस करेगी, लॉसेस को फेस करेगी। उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, या हम कहें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैनेजमेंट, टू द परफॉर्मेंस वी कैन से।
ठीक है जी। तो अब हमने समझ लिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी में इफेक्टिव नहीं होंगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो हमने समझ लिए। सर आपकी आवाज गायब हो गई है सर। आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है अभी। आवाज आ रही है, ओके। आवाज तो तो आ रही है। ओके, तो उस केस में आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इम्प्रूव कैसे करें? हाउ कैन यू इम्प्रूव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट ईच मैनेजमेंट लेवल, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट? बीइंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, आपकी क्या सजेशन होगी मैनेजमेंट को कि कैसे सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिव बनाई जाए, रोल्स को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए? जी बाय इसका जवाब ट्रेनिंग्स ये है ओनली। कि थ्रू इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स, मीटिंग्स के थ्रू जो है ना हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके थ्रू हम जो है गैप एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ गैप्स है, शॉर्ट कमिंग्स कहाँ कहाँ है। तो इसको वीकली मंथली बेसिस पे जो मीटिंग्स होती हैं या इंस्पेक्शन का स्केड्यूल्स होते हैं या ऑडिट्स हमारी होती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम बना हुआ है, मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है, उसका जो मॉनिटरिंग प्लान बना हुआ है, वो मॉनिटरिंग प्लान इफेक्टिवली वर्क कर रहा है वर्क प्लेस पे या नहीं कर रहा है। तो उसके थ्रू हम जो इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स और जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसके थ्रू कंडक्ट करेंगे ताकि हम जो शॉर्ट कमिंग्स या जितने भी गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकें। थैंक यू। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? सर रिस्क असेसमेंट का रिकॉर्ड देखा जाएगा, एक्सीडेंट इंसिडेंट के रिकॉर्ड देखे जाएंगे, ऑडिट एनी ऑडिट एक्शन वो देखा जाएगा, उसके बाद वर्कर की कंप्लेंट वगैरह वो देखी जाएंगी। इस तरह से वो सारा बेंचमार्क को रिव्यू किया जाएगा। इन सारी चीज़ों से वो यानी आपको आपको ये काम दिया जाए, मैं एक कंपनी का मैं आई एम वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और आप सब हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल है मेरी कंपनी में। मैं आप सबको ये काम देता हूँ कि आप मुझे सजेशन दें, एडवाइस करें कि मैं अपनी कंपनी में मैनेजमेंट, तमाम मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, खास तौर पे जो मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट जो सेफ्टी को फॉलो नहीं करवाते, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे सुधारूं, उनकी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की फुलफिलमेंट कैसे करवाऊं। आपकी क्या राय होगी? एक कुछ कुछ स्टूडेंट ने राय दी है और कुछ आप बाकी और भी बताएं। पहले तो ये है कि देखना पड़ेगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। अगर वेरी उसमें गुड। कुछ इधर उधर करने की जरूरत है तो चेंज सबसे पहला काम यही होना चाहिए। एग्जैक्टली, सबसे पहला काम होगा कि उनकी सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी जाए हैं क्या क्या, सर ने, ताकि ये चेक किया जा सके। मेरे ख्याल में सॉरी फॉर इंटरवेन, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमने चेक करना पड़ेगा जो हमारा एचएस मैनेजमेंट प्लेस है, क्या एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर साइट, जो हमारी यहाँ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंगली वो सिस्टम डेवलप है नहीं है। सबसे पहले तो उसको सॉरी नहीं आ रही। दो बंदे एक साथ नहीं बोले यार, एक बंदा बोले बस। एक सेकंड। यस जी इंसाफ, यू मे कंटिन्यू। यस यू मे कंटिन्यू इंसाफ। जी मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं ना। देखें, आप सबसे पहले तो सिस्टम को चेक करेंगे जो आपने सिस्टम प्लेस किया है ऑर्गेनाइजेशन में। जिस जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फर्टिलाइजर की, केमिकल है, या कोई भी XYZ इलेक्ट्रिकल, या वहाँ वो अपना जनरेशन की है, तो उसके अकॉर्डिंगली पहले सिस्टम को चेक करेंगे कि जो सिस्टम हमने बनाया है वो एज पर रिक्वायरमेंट है नहीं है। सबसे पहले तो सिस्टम की ऑडिट करेंगे, सिस्टम में जो शॉर्ट कमिंग्स होंगी या जो ऑब्जर्वेशंस होंगी फिलहाल उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, एक बंदे को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, फॉर एग्जांपल एक साइट ऑफिसर है या HSC ऑफिसर है या HSC स्पेशलिस्ट है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दे दी, हायर कर लिया, मगर आपका सिस्टम इफेक्टिवली प्लेस नहीं है। सबसे पहले सिस्टम को हमने इफेक्टिवली बनाना है, उसके बाद अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना अलोकेट करनी है। उसके बाद ही हम सिस्टम को जो है ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव बना सकते हैं। ओके, सर एनीवन सबसे एल्स? पहले तो हम पॉलिसी देखेंगे, पॉलिसी क्या है, कंपनी की पॉलिसी क्या है। आपकी आवाज कट रही है। सर ये इन सबकी आवाज कट रही है। कोई और बताएं।
हाउ विल यू इम्प्रूव दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज? क्या सजेशन देंगे आप मुझे, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, ये आप जो भी सजेशन दे रहे हैं ना, वो जनरल सजेशंस हैं। अगर मैं आपको सिनेरियो दूंगा तो शायद फिर आपको स्पेसिफिक सजेशन देनी पड़ेगी, और यही आपका निबोश का एग्जाम है। आप यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, जो चीज़ें शेयर कर रहे हैं, जो सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट की वजह से चीज़ें आप बता रहे हैं, वो सब जनरल बता रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, और जो भी बता रहे हैं वो सब सही बता रहे हैं। आप जो जो भी अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं वो सब सही चीज़ें हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर फ्रेम ऑफ सिनेरियो के अंदर, यानी एक कंडीशन के अंदर। अगर मैं आपको कंडीशन, फॉर सपोज, अब निबोज का एग्जाम क्या होता है, वो कंडीशन देता है, वो जनरल नॉलेज नहीं देखता आपकी सेफ्टी की, वो आपकी स्पेसिफिक नॉलेज देता है, कंडीशन बेस्ड नॉलेज देखता है कि आप कंडीशन में कैसी सजेशन दे सकते हैं। चलिए कंडीशन में आपको देता हूँ कि हमने इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, डॉक्यूमेंट्स हमारे इफेक्टिव हैं, और हमारा अरेंजमेंट्स और हमारी सिस्टम्स इफेक्टिव हैं। बहुत अच्छे कंसल्टेंट ने पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बना के दिया है। कंसल्टेंट ने साथ में ये भी सजेस्ट किया है कि तमाम ऑपरेशनल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी की होनी चाहिए। आपको फिर बाद में कंसल्टेंट ने ये भी सजेस्ट किया कि सब लोगों को ट्रेनिंग दी जाए कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट को आपने ट्रेनिंग दे दी, लोअर मैनेजमेंट को आपने ट्रेनिंग दे दी। अब क्या हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सब तैयार है, मैनेजमेंट भी आपकी इफेक्टिव है, आपने उसको ट्रेनिंग भी वर्कर्स को, उन मैनेजमेंट के लोगों को दे दी, लेकिन फिर भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे। अब आप मुझे सजेस्ट करें, अब ये मैंने कर दिया स्पेसिफिक, अब इस कंडीशन में क्या इम्प्रूवमेंट की सजेशन देंगे आप? सर पनिशमेंट भी होता है, वार्निंग लेटर्स भी होते हैं, मीटिंग्स भी होती हैं, वीकली बेसिस। पनिशमेंट कहीं नहीं होता है, इन्फोर्समेंट की जाती है सर, जो इन्फोर्समेंट है ना होता है, वो यस। उनको वार्निंग दी जाती है। इन्फोर्समेंट हो सकता है, पनिशमेंट नहीं होता। इन्फोर्समेंट इज आल्सो फिर काइंड ऑफ वार्निंग दी पनिशमेंट। जाती है। जी। अच्छा, इसमें ये हो सकता है कि हम सबसे पहले तो जो जिस कंपनी में आप इम्प्रूवमेंट की बात करें, सबसे पहले उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करेंगे। जो प्रीवियस रिकॉर्ड होगा उसमें देखेंगे कि जो जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर्स जितने भी इन्वॉल्व हैं, अगर फॉर एग्जांपल 20 हैं, 10 हैं, तो उनका ड्यूटी आवर्स चेक करेंगे, क्या वो एज पर जो स्टैंडर्ड या लेबर लॉ है उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा कर रहे हैं, या उसको जो है रिसोर्सेज जो है, जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उसको उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे। और उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो दूसरी जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं फर्स्ट एड से रिलेटेड, या दूसरी अरेंजमेंट जितनी भी हैं, या फर्स्ट एड इन्वेस्टिगेशन, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ट्रेनिंग्स, जो लोअर स्टाफ, आपने जैसे बोला कि मिडिल स्टाफ या जो टॉपर स्टाफ है उसको तो हमने ट्रेनिंग दे दी, मगर जो नीचे सिस्टम है, जो 20 बंदे काम कर रहे हैं, क्या उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड हो रही है, नहीं हो रही, या जो एक्टिविटी हम कंडक्ट कर रहे हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जितनी भी ये जो लोअर लेवल पे जितनी भी ट्रेनिंग्स, एजुकेशन, नॉलेज या जो इंस्ट्रक्शंस है वो डिलीवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अगर उसमें शॉर्ट कमिंग्स होंगी तो हमारा सिस्टम जो है वो मतलब इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि फिर लेकिंग आएगी, फिर केपीआईज हमारी जो है वो बढ़ेंगी। इसमें इंसिडेंट, एक्सीडेंट, फायर के एक्सीडेंट हो सकते हैं, उसमें वो WRI भी हो सकती हैं और फैटिलिटी भी हो सकती है। तो ये सारा कुछ हमें जो है ना, हमें प्रीवियस रिकॉर्ड ही बताएगा कि जो कंपनी पिछले 1 साल में क्या परफॉर्मेंस कर रही है, तो उसी से ही हम जो है ना इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। ओके, अच्छा, थैंक यू। इस केस में ये है, एक और चीज मैं इसमें ऐड करता हूँ कि कंपनी जो है उसने कंसल्टेंट से अपना पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बनवाया है और सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनवाई हैं, तो और उसके अंदर उन सारे प्रोसेस के अंदर उन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड ऑलरेडी देख लिया है, उसके हिसाब से उन्होंने सब अरेंजमेंट्स बना दी हैं। मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जो है वो कमिटेड है कि सब लोग सेफ्टी फॉलो करें, लेकिन ऑपरेशनल मैनेजमेंट को सब पता होने के बावजूद भी वो सेफ्टी फॉलो नहीं कर रहे हैं। एवरीथिंग इज इफेक्टिव, बट कहाँ लेकिंग है और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है? पॉजिटिव कल्चर की तरफ जो है वो जरूरत है कि पॉजिटिव कल्चर बनाया जाए वहाँ का। गुड, वो तो ऑलरेडी इफेक्टिव है ना। पॉजिटिव कल्चर इन मिडिल मैनेजमेंट, यस, यू कैन से।
इसमें अली भाई ये कह सकते हैं कि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन की टीम है वो मतलब इम्प्लीमेंट या तो इंश्योर नहीं करवा रही, तो इसमें ये हो सकता है कि क्योंकि हम मोस्ट प्रोबेबली जो है ना हम प्रोडक्शन की तरफ देखते हैं, अपनी सेफ्टी की तरफ नहीं देखते, फिर हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा जो है ना अब अपना फोकस हम प्रोडक्शन की तरफ लगा देते हैं, फिर सेफ्टी जो है ना हम उसको बाईपास करते हैं। इसी वजह से भी इंसिडेंट या केपीएस बढ़ने के चांसेस होते हैं और जो है हमारी सेफ्टी जो है ना बाईपास होती है। ओके, लेकिन सर इसमें जो टॉप मैनेजमेंट है उसने सब कामों को बिल्कुल क्लेवरली डिस्ट्रीब्यूट किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, यानी उन्होंने इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाई है कि वो दोनों आसानी से पूरी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी जो मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू फॉलो सेफ्टी, और वो फिर भी ज्यादा फोकस प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर ही करते हैं। सर इसमें सर जो इसमें Where is the एक lacking? और पॉइंट भी आता है जी सर, एक और पॉइंट भी आता है कि एक फैसिलिटेट करना, रिवार्ड्स देना उनको, एक उनकी मतलब के मोटिवेट करना होता है किसी भी बंदे को वर्क प्लेस पे, चाहे ऑपरेशन का बंदा है। ये चीज भी पॉजिटिव इम्पैक्ट वर्क प्लेस पे लगाती है कि अगर किसी को हमने रिवार्ड्स दे दिया उसकी अच्छी परफॉर्मेंस पे, हेल्थ एंड सेफ्टी की तरफ टुवार्ड्स जो उसका अच्छा मोटिवेशन है उसकी, तो उसकी तरफ ये है कि वो रिवार्ड देने की वजह से हमारा वर्क प्लेस जो है सेफ रहता है, लोगों में एक कंपटीशन होता है कि मैं भी अच्छा परफॉर्म, तो ये भी एक पॉजिटिव कल्चर पे एस्टेब्लिश होता है, एक रिवार्ड्स देना उनको, मतलब कि इस तरीके से मोटिवेट। ओके और एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है अब इस कंडीशन में जो आपकी सजेशंस हैं, ओवरऑल सजेशंस हैं, वो इस कंडीशन के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही हैं। इस कंडीशन में हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो हमने हर मुमकिन कोशिश की है, ट्रेनिंग्स भी दी हैं, सुपरवाइज भी उनके काम को कर रहे हैं, लेकिन ये जो उनके अंदर एक लेक ऑफ सेंस ऑफ वेलबींग है या सेफ्टी के लिए जो उनकी जो माइंडसेट है वो नेगेटिव है। तो माइंडसेट को सुधारना है, यू हैव टू डेवलप अ पॉजिटिव कल्चर, और पॉजिटिव कल्चर जो है वो डेवलप होता है लीडरशिप से। सेफ्टी लीडरशिप जिसके डिफरेंट टाइप्स हैं। एक लीडरशिप है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, जिसका मतलब होता है इन्फोर्स करना। एक लीडरशिप होती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जिसका मतलब होता है इंस्पायर, मोटिवेट एंड ट्रेंड करना। एक लीडरशिप होती है ऑथेंटिक लीडरशिप, जिसका मतलब है मैनेजमेंट खुद सेफ्टी के लिए फोकस करे और विजिबली साइट पर मौजूद हो और आए और सेफ्टी के लिए चेक एंड बैलेंस रखे और खुद सेफ्टी फॉलो करे। ये होती है ऑथेंटिक लीडरशिप। और एक होती है रेजोनल लीडरशिप, दैट इज इमोशनली कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट्स और द स्टाफ, और उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो इमोशनल पर्सपेक्टिव पे फॉलो करवाना बाकी सबसे, बीइंग इमोशनली कनेक्टेड। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप्स हैं जो डिफरेंट सिचुएशन में यूज की जा सकती हैं, और लाजमी नहीं है कि इन्फोर्स करने से ही सेफ्टी फॉलो हो। सेफ्टी को फॉलो कराने के 4 तरीके और भी हैं जो मैंने आपको बता दिए। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीका अप्लाई होता है, अलग अलग तरीका इस्तेमाल होता है। वो किस तरह होता है जब हम लीडरशिप के ऊपर आएंगे तो हम तब डिस्कस करेंगे, लेकिन बहरहाल लीडरशिप से रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इफेक्टिव हो सकती है। और अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर आपने मुझे उस तरह की लीडरशिप सजेस्ट करनी है जो मेरी कंडीशन के अंदर एप्लीकेबल हो या जिसका कोई फायदा हो, और उसके लिए फिर आपको जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी। जस्टिफिकेशन क्या होगी, जैसे आप फॉर सपोज मुझे एक टाइप ऑफ लीडरशिप आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, फिर उससे हमारी कंडीशन से रिलेटेड फायदा कैसे हो रहा है, किन रीजंस की वजूहत की वजह से हो रहा है, वो भी जस्टिफिकेशन आपने देनी होगी। और बीइंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, आपकी बात कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी पर्सन तब मानेगा जब आपकी बात में कोई एक्सक्यूज मी सर। स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हो या कोई इंप्रूवमेंट की वाकई सजेशन हो, जिसकी कोई विजिबल इंप्रूवमेंट नजर आ रही हो, या टूवर्ड्स इंप्रूवमेंट जो है वी कैन कैलकुलेट द इंप्रूवमेंट इन योर सजेशंस, तो कंपनी आपकी सजेशन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानेगी और फॉलो करेगी। हाँ जी, यस, एनी क्वेश्चंस? सर समझ में नहीं आया। ये हम बात का टॉपिक। अच्छा, एक और चीज है
एक होती है हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बना दी है, उसका डॉक्यूमेंट बना दिया, जॉब डिस्क्रिप्शन बना दी कि जी ये टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका डॉक्यूमेंट। ये है मिडिल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका डॉक्यूमेंट। ये है लोअर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका डॉक्यूमेंट। तो क्या वो अच्छा डॉक्यूमेंट बनाने से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अच्छे से फॉलो हो पाएंगे? नहीं, क्यों? इम्प्लीमेंट फर्क पड़ता है, इम्प्लीमेंट आप कैसे करते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि आप डॉक्यूमेंट कितना भी अच्छा बनाए, उसका परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। परफॉर्मेंस का कोई ताल्लुक नहीं, परफॉर्मेंस का ताल्लुक डिपेंड किस चीज करता है से आप है? कितना तो फिर इम्प्लीमेंट के ऊपर। चेक और डू से। परफॉर्मेंस का ताल्लुक फिर किस चीज से है? डू और चेक से जो है ना परफॉर्मेंस का ताल्लुक होगा कि जो किस है ना वो क्या परफॉर्म किया जा रहा है, और चेक जो है उसके अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। इसका मतलब यही है, जो आपके पास सेफ्टी के डॉक्यूमेंटेड अरेंजमेंट्स हैं, चाहे वो पॉलिसी है, रिस्क असेसमेंट है, परमिट टू वर्क है, जेएसए है, या उसके अलावा ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट है, टूल बॉक्स स्टॉक है, हेल्थ एंड सेफ्टी मीटिंग है, कंसल्टेशन है, कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी का डॉक्यूमेंटेड अरेंजमेंट यानी डॉक्यूमेंटेड सिस्टम, इमरजेंसी प्रोसीजर है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज है, कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर जिसका आप सेफ्टी में डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी डॉक्यूमेंट जो है, कोई भी डॉक्यूमेंट तब तक सिर्फ एक कागज है जब तक उसको आप अप्लाई ना करें। जब वो अप्लाई होगा तो ही वो डॉक्यूमेंट फायदा देगा, तब तक वो डॉक्यूमेंट एक खाली बेजान सा कागज है। यानी एवरी सिस्टम इज डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड। ऑब्वियसली ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसको बनाया कैसे गया है, उसमें क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको डॉक्यूमेंट के अंदर परफॉर्मेंस और विजिबल रियलिटी के अंदर परफॉर्मेंस में फर्क नजर आएगा। तो इसीलिए उस फर्क को खत्म करने के लिए आपको हर डॉक्यूमेंट को इफेक्टिवली अप्लाई करना है, ताकि वो डॉक्यूमेंट का फायदा हो। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ डॉक्यूमेंट है, वाकई में रियलिस्टिकल कंडीशंस में फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट किसी काम का नहीं है, चाहे वो आपने कितना भी अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया हो, और वो चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हो, रिस्क असेसमेंट हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट हो। तो दैट मीन्स एवरीथिंग, most of the things in health and safety are related to the responsibilities, related to the fulfillment of your personal job. अब हमने समझा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनकी क्या अहमियत है, किस तरह उनको इम्प्रूव किया जाए, और सर्टेन कंडीशंस में उनको अलग अलग तरीके से सुधारा जाता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक ही तरह से हमेशा चीज़ों को सुधारें, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। यू मस्ट हैव अल्टरनेट सॉल्यूशंस, कि एक चीज़ आपने अप्लाई की विदाउट एनी प्रीवियस हिस्ट्री, आपने एक चीज़ अप्लाई की, उसका फ़ायदा नहीं मिला तो दूसरी चीज़, उसका फ़ायदा नहीं मिला तो तीसरी चीज़, समटाइम वो चीज़। बाकी सबको सही आ रही है? जी जी आ रही है। ओके ठीक है आवाज आवाज। सही आ रही है। ओके। नहीं सर, आपकी आवाज आज कंटिन्यूसली डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी वॉइस में। सर पिछले आधे घंटे से मेरे पास तो आवाज ही नहीं आ रही। मैं कह रहा था कि अभी मैं क्लास जो है वो शायद मेरे पास इंटरनेट का इशू है, तो ये इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास सही आ सकती है या सर? आधे घंटे पहले मुझे भी लास्ट हुआ था वाले ये। इस वाले बाकी सेशन सबके के साथ भी ये इशू आ रहा है क्या आवाज का? आया था जी नहीं सर, नहीं ये जो सर थर्ड सही आ रही थर्ड थी। वाला चला था ये, सेशन शुरू हुआ है ना, उसके अंदर वॉइस का बहुत बीच इशू में हो जाता है, अच्छा खासा टाइम चलेगा। हाँ सर, बीच में हो रहा था, मगर फिर ठीक हो गया। किसी को सही अभी आ रही है, लंबा किसी चला के साथ डिस्टरबेंस हो रही है, तो इसीलिए रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप जहां पर आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है वहां पर आप रिकॉर्डिंग उसकी देख सकते हैं। बहरहाल ये जो हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशन है, वो किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर हम किताब के रेफरेंस से हम कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि टॉप मैनेजमेंट में कौन लोग होते हैं, उनकी सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मिडिल मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, उनकी सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एक हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल की खुद की सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वर्कर्स की सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लेकिन वो पढ़ने से पहले हमने ये इसीलिए डिस्कस किया ताकि हमें पता चले कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, जो इस कोर्स के अंदर नहीं है। लेकिन अगर आप समझ चुके हैं तो आपको अब ये सही डायरेक्शन में समझ में आएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड बहुत बार आता है, और हमेशा ही आता है। कभी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ लेते हैं, तो कभी साइट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ लेते हैं। और सवाल किस तरह होता है, स्टोरी में आपको बताते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, फला फला रीजन की वजह से हो गया है पेपर में,
और नीचे सवाल होता है कि बताएं मैनेजर ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो इसीलिए समझना जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका ताल्लुक किन चीजों से है, और उसका फॉलो होने से ना होने से कंपनी को क्या फायदा या नुकसान है, और प्लस में इनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है अगर आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो रही है। ये कुछ सवालों के जवाब आज हमने आइडेंटिफाई किए हैं। कल हम इनको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, और कल हम कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट भी समझेंगे कि क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का जब आपस में काम होता है। अभी तक तो हम समझ रहे हैं कि एक वर्क प्लेस, एक कंपनी, उसके अंदर मोरल, लीगल, फाइनेंशियल रीजंस, उसी के अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करना, स्टैंडर्ड्स पूरे करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना। क्या हो जब एक क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर साथ में मिलके काम कर रहे हो, यानी दो अलग कंपनीज एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रही हो, तब सेफ्टी कैसे फॉलो होगी। या एक बिल्डिंग के अंदर जहां पर मल्टीपल ऑफिसेज है, हर ऑफिस का ओनर अलग है लेकिन बिल्डिंग एक है, तो वहां पर सेफ्टी कैसे फॉलो होगी। यानी अब प्रीमिसेस के डिजाइन के हिसाब से और इंटेंशन ऑफ वर्क के हिसाब से सेफ्टी कैसे फॉलो हो वो भी हम कल समझेंगे, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम कल समझेंगे। क्रिटिकल जॉब अगर ये सॉल्व करना। ठीक है सर, क्लास वाइंड अप करें। Do you have any questions? class के recording- Anyone has any question related to today's topic? लास्ट सेशन समझ में चाहिए नहीं सर। आया है बिल्कुल। हमारा तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इस Hear it सेशन की। again. जी मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, अगर कोई इशू हुआ तो then I'll ask questions tomorrow Yes, sure, इंशाल्लाह। sure. अच्छा सर ये मैं लीव भाई ये रिकॉर्डिंग जो है वो mid की और लास्ट की दोनों की है वहाँ पर। Yes, ओवरऑल क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। टेलीग्राम पर भी है, सर रिकॉर्ड टेलीग्राम ग्रुप पर भी है, और गूगल ड्राइव पर भी है। टेलीग्राम ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं चाहिए। टेलीग्राम पर भी आ जाएगी, नो इशू। सर रिकॉर्डिंग क्लास के बाद भेजो ना। यस, क्लास के बाद। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं। क्वेश्चन ये था नो सर। सर, क्वेश्चन ये था कि हमारे आज 1.3 एलिमेंट चल रहा है। हमारा तो फर्स्ट एलिमेंट चल रहा है। जी, फर्स्ट एलिमेंट का जो तीसरा टॉपिक है इसका आ गया है। तो हमारा जो टाइम पीरियड है उसमें हमारे जितने एलिमेंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग IGC2 रिस्क असेसमेंट के भी जो चैप्टर्स हैं। तो जो हमारे जो टाइम है, जो दिन बचे हैं हमारे, तो उस हिसाब से हमें